स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम लोग वन शॉट पढ़ेंगे। हमारी इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हर दिन हम एक वन शॉट कवर करेंगे। हमने इस हिसाब से अपनी तैयारी को लेंगे कि जब हमारे मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के सारे वन शॉट्स आप डेली पढ़ते चले जाएंगे, उसके साथ हमारे पास 2 दिन ज़रूर बचेंगे, 17 और 16, और उसमें हम कुछ PYQs करेंगे ताकि हम अपने 18 को बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, बेस्ट देकर अपने मार्क्स को स्कोर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंडियन इकोनॉमी, और चैप्टर का नाम है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट न छूटे। पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में मैं इस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जो बस आप वो करेंगे तब भी आप इस चैप्टर से काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो ये संदीप का पेज है, इसमें फर्स्ट पेज पर बैटल ऑफ प्लासी, और ये कब फॉट हुई थी हमारी 1757, और इस टाइम हमारे ब्रिटिशर्स ने हम पे कॉलोनियल रूल कर लिया था। अब ये कॉलोनिज्म क्या होती है? कॉलोनियलिज्म होती है जब एक रूलिंग पार्टी होती है और वो रूल करती है और दूसरी पार्टी खुद पर रूल कराती है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनियलिज्म। उसके बाद भाई ये बताओ कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उससे पहले हमारे इंडिया की क्या हालत थी? तो 3 आंसर्स उन्होंने बताए हुए हैं। पहला है हमारी इंडिया की इकोनॉमी प्रॉस्परस थी, खुशहाल थी, फूड ग्रेन्स हर चीज़ से हमारे पास पूरी प्रॉपर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारी अराउंड 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। और तीसरा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। बच्चों, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ही वेल नोन थी। हमारा हाथ का बना हुआ हैंडीक्राफ्ट का वर्क बहुत ज़्यादा ऑल ओवर अप्रिशिएट किया जाता था। आगे बढ़ते हैं कि भाई कॉलोनिज़म मैंने आपको बता ही दिया कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए किन इकोनॉमिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। तो वो कंट्रीब्यूशन हमारा किया था हमारे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन में इनके नाम पूछ लेते हैं। RC देसाई, राव, और ये ही सारे इंडियंस थे जिन्होंने हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। अब ये एक एक सेक्टर की बात कर रहे हैं कि भाई उनका क्या हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से शाम पहले। तो हर एक सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को छोड़ के एक कॉमन स्टार्टिंग तैयार कर लीजिए। द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज स्टैग्नेटेड, डिप्लीटेड, डेप्रिशिएटेड एंड वेरी बैकवर्ड एंड पुअर कंडीशन on the eve of independence. The following point identify them which are as follows. एक कॉमन लाइन तैयार कर लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के। अब पहला पॉइंट आप लिखेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जिसमें हाई रेट ऑफ लगान मांगते थे हमारे जो बड़े ज़मींदार थे, और उनको वो कंपेंस देना पड़ता था किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था स्टैग्नेशन होने का। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह कमर्शलाइज हो चुका था। अब हमारी कैश फूड क्रॉप्स शिफ्ट हो गई थी बच्चों कैश क्रॉप की तरफ, ठीक है। अब उन्होंने ये नेक्स्ट पूछा है हमसे कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर ऑलवेज इन नीड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा था? जूट और कॉटन की इंडस्ट्रीज़ पे। लो प्रोडक्टिविटी हो गई थी हमारी बहुत ज़्यादा, लो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी हमारे पास, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पास कोई भी फूड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अवेलेबिलिटी नहीं थी, और इन्वेस्टमेंट हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, स्केर्सिटी उस पर, ठीक है। एक लाइन और आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो NCERT की, लैंड फ्रेगमेंटेशन। लोगों के पास लैंड तो थे लेकिन छोटे छोटे लैंड, पीस ऑफ लैंड अलग अलग एरिया में थे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर पाते थे। हमारे देश में जो ये पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा वो हमसे पूछ सकते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट ये था कि जो हमारा हाई प्रोडक्टिव एरिया था,
वो पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। तो जूट का वर्क पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा सफ़र अगर किसी ने किया था तो जूट इंडस्ट्रीज़ ने किया था पार्टीशन की वजह से। इंडस्ट्रीज़ का भी वही कॉमन लाइन मैंने आपको जो बताई है, स्टैग्नेटेड, डिप्लीटेड, डेप्रिशिएटेड एंड वेरी बैकवर्ड कंडीशन एंड वेरी पुअर कंडीशन ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन देम एज फॉलोज। नंबर 1, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ से डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जरूर तैयार करिए। टू फोल्ड मोटिव 3 नंबर में फुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से टू फोल्ड मोटिव थे ब्रिटिशर्स के। नंबर 1 था सस्ते में रॉ मटेरियल को खरीद लेना, ब्रिटिशर्स को बेचना, मतलब इंडिया से खरीदना और उसको बना के महंगे में उसको इंडियन को बेचना। ये टू फोल्ड मोटिव थे, इसलिए हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी डिक्लाइन होने लगा। दूसरा हमारा इफ़ेक्ट पड़ा था इसका वो था बेटा हमारा कि जो एडवर्स इफेक्ट पड़ा वो था अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बनता ही नहीं था, सब विदेश में बन रहा था। और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और हम बना बनाया सामान महंगे में दूसरी कंट्री से, ब्रिटिश से अपने आप ले रहे थे। यहीं पर एक पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी इंडिया से रॉ मटेरियल्स जाते थे दूसरी कंट्री में, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था, फ्री में इंपोर्ट होते थे फाइनल गुड्स और फ्री में एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से रॉ मटेरियल। लेकिन जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट थे उन पर इतना हैवी टैरिफ था, इतना कोटा था कि उसका मार्केट एकदम से डिक्लाइन हो गया था। तो ये रीज़न था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का, और इसे ही कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। नेक्स्ट है बेटा हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। हमारी जो इंडस्ट्री थी वो कैपिटल गुड्स वहाँ नहीं थे, हमारे पास मशीन्स नहीं थी, हमारे पास बड़े प्रोडक्ट नहीं थे, प्लांट्स नहीं थे, क्योंकि हम तो केवल रॉ मटेरियल को देने वाले बन गए थे। बना बनाए सामान ब्रिटिशर से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, वहाँ से हम खुद लिया करते थे। तो हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं थी, हमारे पास हैवी मशीन्स बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये कंडीशन थी हमारी इंडस्ट्रीज़ की। अगर इस पैराग्राफ को पढ़ें तो यहाँ पर टिस्को, यहाँ पर टिस्को को याद रखिएगा कि ब्रेक डाउन है सेटिंग अप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा चली थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को कहते हैं इसको, जमशेदपुर एंड 1907। टिस्को लिखकर 1907 ईयर पूछा जा सकता है, तो हम इसको तैयार करेंगे। अब फॉरेन सेक्टर का भी बुरा हाल था, स्टैग्नेटेड, डिप्लीटेड, जो मैंने कॉमन लाइन बताई है आप वो लिखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स बता रहे हैं इसकी एक्चुअल कंडीशन। पहली थी हमारी एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर थे और हम फिनिश गुड्स के इंपोर्टर हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी इंडिया का पूरा वेल्थ ड्रेन होता जा रहा था दूसरी कंट्री में, और हमारे जो इंडिया के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। मोनोपोली कंट्रोल सीधा सीधा ब्रिटिशर्स के हाथ में था, जिसमें हम कोई भी डिसीजन मेकर हम नहीं थे। तो ये 3 पॉइंट हमें फॉरेन सेक्टर की हाल बता रहे हैं। यहाँ पर स्विस कैनल वाले पैराग्राफ पे भी ध्यान देना है। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जो रन कर रहा था नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, और ये कब आया था 1869 में। ईयर ज़रूर पढ़िए, इनमें से कोई ना कोई मैच द फॉलोइंग हमें दिख जाता है। डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात कर लेते हैं बेटा। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस का भी वही बुरा हाल था, स्टैग्नेटेड, डिप्लीटेड, डेप्रिशिएटेड। बट उससे पहले 2 ईयर्स याद कर लो। नंबर 1 फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, पहली बार हमारे देश में जनगणना कब हुई, तो पहली बार जनगणना हुई थी हमारी 1881 में, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। दूसरा कि भाई ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया, भाई 1921 में आया। इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि 1921 से पहले जो फर्स्ट स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन मतलब हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसकी फर्स्ट स्टेज थी 1921 से पहले, और 1921 के बाद इसकी सेकंड स्टेज आई, इसलिए बीच में इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैग्नेटेड डिप्लीटेड फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन इज हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा मर जाया करता था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कम उम्र पे लोग जल्दी ऊपर वाले को प्यारे हो जाते थे,
पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी बता दिया, और बहुत ज़्यादा गरीबी भी हो गई थी ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वाला फैक्टर जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है एग्ज़ाम के लिए इस बार इम्पॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनना चाहिए। वैसे तो सारे सेक्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्यूपेशन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो ऑक्यूपेशन की भी हालत स्टैग्नेटेड, डिप्लीटेड, एपिचेटेड थी, क्योंकि इसमें 3 सेक्टर्स का कॉम्बो होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, और तीनों का ही बुरा हाल था। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बुरा हाल था, जिसमें 75% पॉपुलेशन हमारी डिपेंड होती है, तो इसका बुरा हाल था। रीजनल वेरिएशन, अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस, दो ये थे कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश रीजनल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर एक डिक्लाइन था, डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ड्यूरिंग द सेम टाइम देयर बाय इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। कहाँ पर इंक्रीज हो रहा था वर्कफोर्स? उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो ये रीजनल वेरिएशन की वजह से भी हमारे ऑक्यूपेशन में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस थी ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी क्योंकि हम रॉ मटेरियल केवल दे रहे थे, हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स नहीं थे और फिनिश गुड्स को खरीद रहे थे, तो इंडस्ट्रीज में भी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स की वजह से उस सेक्टर का भी, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का भी डिक्लाइन था। ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अच्छे काम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए। सारी नई नई चीज़ें ब्रिटिशर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लेकर आए। लेकिन इसमें क्यों लाए? जब उन्होंने देखा कि भैया रॉ मटेरियल हम दूसरे अपनी कंट्री में ले रहे हैं, यहाँ से फिनिश गुड्स मंगा रहे हैं, इसके लिए ना तो हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, ना ही ट्रेन की, ना ही बस उसकी रोडवेज़ की, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको इम्प्रूव करो। तो ये इम्प्रूवमेंट उन्होंने बाद में किया जब उन्होंने अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहा। एंड दिस डेवलपमेंट इज़ ओनली एंड ओनली बिफोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, नॉट एट ऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पीपल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत पुअर थी। कब? जब ब्रिटिशर्स आए। सम एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। फिर ब्रिटिशर्स ने आकर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए, किसमें? रोडवेज़ में, रेलवेज़ में, पोर्ट्स बनाए, वाटरवेज़ बनाई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज़ लेकर आए। और इसके लिए बिकॉज अपने फ़ायदे के, कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए, बिल्कुल भी इसमें इंडियन का फ़ायदा नहीं था। रोडवेज़, रेलवेज़, तो रेलवे पर रुक जाओ, फिर क्वेश्चन आ गया कि रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई? ना 1850 में इंट्रोड्यूस हुई, है ना। अब पहली रेलवे कब आई? 1853 में आई। कहाँ से कहाँ तक चली? फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, 80 में से 80 लाना है ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। एयरवेज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आई। नाउ रीज़न फॉर डेवलपमेंट इज़ फॉर मोबिलाइजिंग द थिंग्स फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्री, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, टेरिटरी में हाई कंट्रोल रखना, लिंक रखना, फॉरेन ट्रेड करना, बड़े बड़े सामान को बहुत दूर दूर पहुंचाना, और टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, और ब्रिटिश फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल हो जाए इसलिए। टू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और डोमिनेंस क्रिएट करें कौन? ब्रिटिशर्स। एट द एंड में उन्होंने बताया है कि 1949 पे हम आज़ाद हुए, 200 साल हमने ब्रिटिश के अंडर में लगभग हम डोमिनेट होते रहे। इसमें हमारे पास पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट, पर कैपिटा इनकम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ डिपेंडेंस हो गए हम एग्रीकल्चर पे, ज़मींदारी सिस्टम आया, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिकॉज हम तो कुछ कैपिटल गुड्स हमारे पास थे नहीं, तो हमारा इनएडिक्वेट वर्क था। यहाँ से सीधे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज़ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स? तो 4 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तैयार करिए। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, भर भर के फूड ग्रेन था हमारे पास, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया था। चेक ऑन फेमाइंस, रोडवेज़ और रेलवेज़ के बनने की वजह से कहीं पर भी सूखा पड़ रही है तो हम इजीली वहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम को फूड सप्लाई कर सकते थे। हम मॉनिटरी इकोनॉमी में शिफ्ट हो गए और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना हमें आया। और स्टेट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब याद रखना कि ये निगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन देंगे स्टेट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस,
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम वही लाइनें लिखना जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी सारे सेक्टर्स के लिए। स्टैग्नेटेड एक ऐसा डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, कॉलोनियल इकोनॉमी जहाँ पर हमारी एक कॉलोनी थी जो हम पर राज कर रही थी और एक्सप्लॉइट कर रही थी। सेमी फ्यूडल में दो चीज़ें याद से लिखना, दो चीज़ें याद से, कि हमारा जो लैंडलॉर्ड टेनर रिलेशन था वो हमसे हाई रेट ऑफ लगान मांगते थे और बहुत ही क्रूअल बिहेवियर था उनका। कैपिटलिस्ट सिस्टम ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी अगर हम कहें तो ये चीज़ तो बाद में भी चलती रही थी, लेकिन उस टाइम की बात करें तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में दो क्लासेस डिवाइड हो गई थी, कैपिटलिस्ट और लेबर। कैपिटलिस्ट डोमिनेट करते थे लेबर क्लास को। तो ये दो चीज़ें सेमी फ्यूडल को अगर एक्सप्लेन सेपरेट कराने को बोले तो अब एक्सप्लेन करना। स्टैग्नेटेड वैली लो रेट पे हम डेवलप कर रहे थे, बैकवर्ड हो गए थे, डिप्लीट हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिप्लीट होती जा रही थी, और एम्पुटेटेड मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही थी। हमारे ही आपस में लोगों को डिवाइड करते थे और हम ही में ही आपस में कंट्रडिक्शन करते थे, और ये चीज़ ये रिज़ल्ट आई कि इंडिया दो भाग में बट गई, इंडिया और पाकिस्तान, जिसकी वजह से किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन फूड क्रॉप पर, प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे, एरिया जो हाई प्रोडक्टिव था और नॉन प्रोडक्टिव था उन पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्री पे आई सबसे ज़्यादा। तो आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा आप जूट इंडस्ट्री पे प्रॉब्लम बताना। अच्छे से इसको पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछना, वीडियोस रेगुलर देखना। आपको पूरी इंडियन और मैक्रो में एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है बेटा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी ज़रूर करो। बाय बाय।